राजू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। राजू का पिता रमेश शहर की एक बड़ी लॉन्ड्री में काम करता था। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, बस किसी तरह गुजारा चल रहा था। राजू की माँ शशि घर संभालती थी और राजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। राजू, बाहर बहुत ठंड है बेटा, ले ये टोपा पहन कर जा। नहीं माँ, मुझे नहीं पहनना ये टोपा ओपा, सिर में बहुत भारी भारी लगता है। नहीं राजू, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, कानों और सिर में लग गई ना तो बीमार पड़ जाएगा। चल इधर आ जल्दी से। शशि जबरदस्ती राजू को टोपा पहना देती है, लेकिन घर से बाहर जाते हुए राजू अपना टोपा उतार कर घर पर ही छोड़ देता है। ये देखकर शशि को गुस्सा आता है। बहुत बदमाश हो रहा है, आने दो आज स्कूल से, फिर बताती हूँ इसे। क्या हुआ शशि, क्यों गुस्सा कर रही हो? बच्चा है, अभी मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे मस्ती के चक्कर में बीमार पड़ गया तो देखो कैसे कैसे पैसे जोड़कर मैंने इसके लिए ये टोपा बनाया, और इसे देखो पहनता ही नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, प्यार से समझाना उसे। ये सब छोड़िए, ये बताइए साहब से बात हुई क्या? हाँ हुई तो थी, लेकिन लगता नहीं कुछ होगा। क्या बोले साहब? वही कि मालिक से बात करके बताएंगे। 2 साल हो गए यही कहते कहते। मुझे लगता है वो मालिक से बात करते ही नहीं। तो आप खुद ही कर लो ना मालिक से बात, तनख्वाह बढ़वानी है तो खुद ही जतन करने होंगे ना। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, पर मालिक से मिल पाना भी तो बड़ी बात है। वैसे सुना है कि अपने मालिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अपने विक्रम साहब, ये जरा टेढ़े किस्म के हैं। विक्रम उस लॉन्ड्री का मैनेजर था। लॉन्ड्री के मालिक जयशंकर शर्मा ने विक्रम को ही लॉन्ड्री की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। जयशंकर कभी कभार ही अपनी लॉन्ड्री में आया करते थे। ऐसे में वहां पूरी तरह से विक्रम की ही मनमर्जी चल रही थी। उसने कई सालों से अपने यहां काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई थी। रमेश वहां कपड़े धोने का काम करता था। फिर एक दिन जब रमेश लॉन्ड्री से घर वापस आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। रमेश की मौके पर ही मौत हो गई और इसी के साथ शशि और राजू बेसहारा हो गए। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था। राजू का स्कूल भी छूट गया और शशि भी बीमार रहने लगी। हे भगवान, पहले ही मुसीबतें कम थी क्या, जो ये सब भी हो गया हमारे साथ। माँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पापा की जगह अब मैं काम करूंगा। लेकिन बेटा, तू कैसे? मैं कर लूंगा माँ, मुझ पर भरोसा रखो। अगले ही दिन राजू लॉन्ड्री पहुंच जाता है और विक्रम से काम मांगता है। रमेश की जगह हमें वैसे एक आदमी तो चाहिए, लेकिन तुम कर लोगे क्या? दिन भर कपड़े धोने होंगे। मैं कर लूंगा साहब, मेरी माँ बीमार है, इस ठंड में वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, तुम्हें रमेश के बराबर पैसे नहीं मिलेंगे। पहले तुम्हारा काम देखा जाएगा, फिर सोचेंगे कुछ। राजू मजबूर था। वो कम पैसों में भी लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए राजी हो गया। रमेश की मौत ने उसे अचानक ही जिम्मेदार और समझदार बना दिया था। अब वो हर रोज लॉन्ड्री जाने लगा और पूरी मेहनत से अपना काम करने लगा। कपड़े धोने का ये काम उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दिसंबर का महीना था और गजब की ठंड पड़ रही थी। साहब, पानी तो बहुत ठंडा है और कपड़े भी कितने सारे हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं? साहब, अगर गर्म पानी का इंतजाम हो जाता तो। ए लाड साहब, तू धोबी है यहाँ, मालिक नहीं। गर्म पानी चाहिए इसे, चल जाकर अपना काम कर। साहब, अगर पानी गर्म नहीं हो सकता तो कम से कम वो प्लास्टिक वाले दस्ताने ही ला दो मेरे लिए। सच कह रहा हूं साहब, पानी बहुत ठंडा है। देख,
मेरा दिमाग मत खराब कर तू। तुझसे काम होता है तो कर, वरना अपना रास्ता नाप यहां से। बहुत मिल जाएंगे तुझ जैसे। राजू चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। उसे समझ आ गया था कि विक्रम उसकी कोई मदद नहीं करेगा। हार मानकर वो काम छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा था, घर का खर्च उसी से चल रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी और राजू के लिए कपड़े धोना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अरे राजू, तुझे तो बुखार है बेटा। ऐसा कर, आज काम पर मत जा, छुट्टी कर ले आज की। नहीं माँ, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। आज मालिक आने वाले हैं, आज छुट्टी नहीं कर सकता। राजू बुखार में भी ठंड से कांपता हुआ लॉन्ड्री पहुंचता है। उसे थोड़ी देर हो गई थी। लॉन्ड्री का मालिक जयशंकर वहां आ चुका था और सारा कामकाज देख रहा था। विक्रम ने जैसे ही राजू को देखा तो गुस्से से बोला, राजू, अब आ रहा है तू? तुझसे कहा था ना कि आज मालिक आने वाले हैं, फिर भी तू इतनी देर से आया है। साहब, वो मेरी थोड़ी तबीयत। अब फिर बहानेबाजी मत कर मेरे सामने। तुझसे पहले ही कहा था कि काम होता है तो कर, वरना साफ साफ बता दे मुझे। विक्रम राजू को कुछ ज्यादा ही बातें सुना रहा था, ताकि लॉन्ड्री के मालिक जयशंकर के सामने उसके नंबर बन सके। जयशंकर चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। जब राजू वहां से चला गया तो जयशंकर ने विक्रम से कहा, विक्रम, ये क्या? तुम एक बच्चे से काम करवा रहे हो? सर, ये खुद ही आया था मेरे पास काम मांगने। इससे पहले जो अपना धोबी था ना, रमेश, ये उसी का बेटा है। मैंने बताया था आपको कि रमेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अकेला कमाने वाला था वो अपने घर में, तो मैंने तरस खाकर इसे काम पर रख लिया। लेकिन पूरे और बराबर पैसे देता हूं मैं इसे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अच्छा सुनो, ये मेरा कोट है। मुझे कल इसे एक पार्टी में पहन कर जाना है, तो इसे अभी ही धुलवा दो और शाम को घर भिजवा देना। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। जी बिल्कुल सर, मैं अभी धुलवाता हूं इसे। जयशंकर वहां से चला जाता है। फिर विक्रम उस कोट को लेकर राजू के पास जाता है और उससे कहता है, ए कामचोर, ये ले, ये मालिक का कोट है। इसे अभी धोना है, ध्यान से धोना इसे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विक्रम राजू को कोट देकर चला जाता है। राजू ने कोट को धोने से पहले उसकी सारी जेबों को चेक किया। फिर उसने देखा कि अरे, ये क्या? इतने सारे पैसे! लगता है मालिक कोट में ही भूल गए। क्या करूं अब? राजू बहुत दिनों से परेशान था। ठंड के मौसम में ना तो उसके पास अपने और शशि के लिए गर्म कपड़े खरीदने के पैसे थे और ना ही अपना इलाज करवाने के। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने चुपचाप वो सारे पैसे अपने खाने के थैले में रख लिए और फिर उसने कोट को धोकर और सुखाकर पूरी तरह से तैयार कर दिया। अपना सारा काम निपटाने के बाद वो घर वापस आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ से बोला, माँ, तुम आज की छुट्टी करने को कह रही थी ना मुझसे। अब उस काम की हमेशा के लिए छुट्टी। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी माँ। अब हमें हर रात भर इस ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। हम खूब सारे गर्म कपड़े खरीदेंगे और अपने लिए एक हीटर भी लेंगे। और सबसे जरूरी बात, अब मुझे हर रोज ठंडे पानी में कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। ये सब तू क्या बोल रहा है राजू? राजू अपने थैले से सारे पैसे निकालकर शशि को दिखाता है और उसे सारी बात बता देता है। सब कुछ जानकर शशि बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, राजू, ये क्या कर आया तू? तेरे पापा ने इतने साल पूरी ईमानदारी से वहां काम किया और तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये चोरी है राजू, बेईमानी है ये। अच्छा, और क्या वो सब सही है जो साहब मेरे साथ कर रहे हैं?
पूरा दिन इतनी ठंड में मुझसे बर्फ जैसे पानी से कपड़े धुलवाते हैं। मैंने कहा प्लास्टिक वाले दस्ताने दिला दो, तो डांट कर भगा दिया मुझे। बुखार में भी काम करता हूँ, तो भी कामचोर कहकर बुलाते हैं मुझे। इतना कहकर राजू जोर जोर से रोने लगता है। शशि उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से उसे समझाती है। राजू, नहीं बेटा, ऐसे हार नहीं मानते। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। अच्छा ये बता, इन पैसों को रख लेने से क्या हम पूरी जिंदगी खुश रह लेंगे? कभी तो ये भी खत्म हो जाएंगे ना। हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी ही है जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जा बेटा, इन पैसों को जाकर वापस कर दे। ये हमारे नहीं है बेटा। राजू को अपनी माँ की बात समझ आ जाती है। वो सारे पैसे लेकर लॉन्ड्री वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, हक्का बक्का रह जाता है। दरवाजे पर जयशंकर और विक्रम दोनों खड़े थे। साथ में पुलिस भी थी राजू को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन शशि और राजू की सारी बातें सुनने के बाद जयशंकर ने अपना इरादा बदल लिया था। इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू जयशंकर के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। जयशंकर ने उसके कंधे पकड़कर उसे उठाया और उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। राजू ने कोर्ट से मिले सारे पैसे जयशंकर के हाथों में रख दिए। फिर जयशंकर ने उन पैसों में से कुछ पैसे निकालकर राजू को दिए और कहा, मुझे लगता है इतने पैसों में वो प्लास्टिक वाले दस्ताने आ जाने चाहिए, है ना? राजू एकटक जयशंकर का चेहरा देख रहा था। जयशंकर ने फिर कुछ पैसे राजू की तरफ बढ़ाए और कहा, और इतने पैसों से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए गर्म कपड़े भी आ जाने चाहिए। और हाँ, विक्रम, कल से तुम्हें लॉन्ड्री आने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं खुद देखूंगा सारा काम, ठीक है? अब जाओ तुम, और कल आकर अपना हिसाब कर लेना। विक्रम की सारी सच्चाई जयशंकर के सामने आ चुकी थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजू और शशि हाथ जोड़े जयशंकर के सामने खड़े थे। राजू शर्मिंदा था, लेकिन जयशंकर ने उसके हालात समझते हुए उसे माफ कर दिया। उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, बेटा, गलती सबसे होती है, बस उस गलती को सुधारना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि जब तक तुम अपनी मां की दी हुई सीख याद रखोगे, कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। Please subscribe this channel.